Hello everyone, this is Shomajit Dey. Welcome to another session of Solution ISIM Math. मुझे लगा कि मुझे अपना लैंग्वेज चेंज करना चाहिए, तो मैंने सोचा कि इस बार हिंदी में बोलूँगा। एम मैथ 2019 में 5 क्वेश्चन रियल एनालिसिस से पूछे गए थे। आज हम लोग उसी 5 क्वेश्चन का सॉल्यूशन करेंगे। उसमें से पहला जो क्वेश्चन पूछा गया था वो था लेट एफ सच दैट आर टू आर बी अ कंटिन्यूअस फंक्शन सेटिस्फाइज लिमिट एक्स टेंस टू इन्फिनिटी एफ ऑफ एक्स इक्वल टू लिमिट एक्स टेंस टू माइनस इन्फिनिटी एफ ऑफ एक्स इक्वल टू ज़ीरो। तो वो लोग पूछे थे कि दिखाओ शो दैट एफ इज़ अ बाउंडेड फंक्शन ऑन आर एंड अटेन्स मैक्सिमम और मिनिमम। वो बोला था कि आप लोग दिखाओ कि एफ बाउंडेड होगा और एफ आइदर मैक्सिमम अटेंड करेगा और मिनिमम अटेंड करेगा, और दोनों ही अटेंड कर सकता है। एफ मैक्सिमम और मिनिमम के बीच एक तो अटेंड करेगा ही करेगा। और क्या बोला था गिव एन एग्जाम्पल टू शो दैट इट अटेन्स मैक्सिमम बट नॉट मिनिमम। हमें ऐसा एक एग्जाम्पल कंस्ट्रक्ट करना होगा जिसमें एफ मैक्सिमम अटेंड करेगा, मिनिमम अटेंड नहीं करेगा। तो ठीक है, स्टार्ट करते हैं। they gave if such that R to R be continuous function, right? And limit limit x tends to infinity f of x equal to 0 and limit x tends to minus infinity f of x equal to 0, right? So limit x tends to infinity f of x equal to 0। तो हम लोग क्या कर सकते हैं, इस लिमिट का डेफिनेशन यूज़ कर सकते हैं। तो इस लिमिट का डेफिनेशन वाइज फॉर लेट एप्सिलॉन इक्वल टू 1, सो एज लिमिट एक्स टेंस टू इन्फिनिटी एफ एक्स इक्वल टू 0, तो हम लोग जो एप्सिलॉन चूज़ किए हैं तो उसके वजह से मुझे एक g ग्रेटर देन 0 मिलेगा। क्या देन फॉर चूजन एप्सिलॉन ग्रेटर देन 0 there exists a g greater than 0 such that क्या होगा, such that modulus of f of x minus 0 less than epsilon, उसका वैल्यू क्या है, उसका वैल्यू 1 है। for all x greater than g, this is the value of this limit, this is the definition of this limit। अगर लिमिट x टेंस टू इन्फिनिटी एफ ऑफ एक्स 0 होता है तो उसका डेफिनेशन हम लोग अगर यूज़ करेंगे तो उसका डेफिनेशन ऐसा होगा, ठीक है ना। और उसके साथ क्या दिया हुआ है लिमिट x टेंस टू माइनस इन्फिनिटी एफ ऑफ एक्स भी 0 है। तो देन हम लोग अगर इसी एप्सिलॉन चूज़ करेंगे, इसी एप्सिलॉन की वजह से यहाँ पर हमें एक g1 ग्रेटर देन 0 मिलेगा। देन फॉर द सेम एप्सिलॉन there exists a g1 greater than 0 such that क्या होगा, इस बार होगा मॉड्यूलस ऑफ एफ ऑफ एक्स माइनस 0 लेस देन एप्सिलॉन इक्वल टू 1 फॉर ऑल, यहाँ पर x लेस देन माइनस g1 होगा, राइट। यही डेफिनेशन है लिमिट का। लिमिट x टेंस टू इन्फिनिटी एफ ऑफ एक्स अगर कुछ होता है तो उसका डेफिनेशन ऐसा होता है। लिमिट x टेंस टू एक्स टेंस टू माइनस इन्फिनिटी एफ ऑफ एक्स भी अगर कुछ फाइनाइट लिमिट देता है तो उसका डेफिनेशन कुछ ऐसा होता है, राइट। तो एक बात सोचिए, अगर इफ़ दिस इज़ आवर रियल लाइन एंड दिस इज़ आवर g1 एंड दिस इज़ आवर g2, राइट। सो अगर g1 x का वैल्यू दिस इज़ आवर g, ओके। अगर x का वैल्यू g माइनस g1 से छोटा होता है, राइट, x का वैल्यू अगर माइनस g1 से छोटा होता है तो एफ एक्स का वैल्यू 1 से छोटा होता है, राइट। और अगर x का वैल्यू g से ज़्यादा होता है तो एफ एक्स का तब भी x का वैल्यू 1 से छोटा होता है, राइट। सो कंबाइनिंग 1 and 2, दिस इज आवर 1, दिस इज आवर 2, राइट। सो कंबाइनिंग 1 and 2 वी कैन से दैट 1 and 2 वी कैन से दैट हम लोग क्या बोल सकते हैं, मॉड्यूलस ऑफ एफ ऑफ एक्स लेस देन 1 फॉर ऑल एक्स बिलोंग्स टू माइनस इन्फिनिटी जी माइनस g1 यूनियन g इन्फिनिटी, राइट। हम लोग ये बोल सकते हैं। अब देखिए कि g1 से छोटा होता है तब भी x बाउंडेड है, अगर g से बड़ा होता है तब भी x बाउंडेड है। तो अब g1 से g के बीच में हमको दिखाना है कि f बाउंडेड होगा। इस अगर x का वैल्यू इसके बीच में भी होगा तब भी एफ एक्स का वैल्यू बाउंडेड ही होगा, ठीक है ना। तो
first of all observe that this is our compact, this is a compact set, right? This is a closed and bounded set as a compact set, and जो fx दिया हुआ है वो बाउंडेड वो कंटिन्यूअस फंक्शन है, ठीक है ना. fx हमारा कंटिन्यूअस फंक्शन है और दिस इज अ कॉम्पैक्ट सेट. हमें पता है अगर हम लोग कोई कंटिन्यूअस फंक्शन चूज करें किसी भी कॉम्पैक्ट सेट में वो बाउंडेड होता है. सो देन एज f इज कंटिन्यूअस ऑन R, f R में पूरा R में कंटिन्यूअस है, अगर पूरा R में कंटिन्यूअस होता है तो उसके सबसेट में भी कंटिन्यूअस होगा. देन f इज कंटिन्यूअस ऑन माइनस G1, G. x इस कॉम्पैक्ट सेट में भी कंटिन्यूअस होगा. अगर f इस कॉम्पैक्ट सेट में कंटिन्यूअस होता है तो f इस कॉम्पैक्ट सेट में बाउंडेड होगा. देन there exists a m greater than 0 such that modulus of fx less than m for all x belongs to G1, G, right? Minus G1, sorry, yeah, this is minus G1, G. fx क्या हुआ? fx इस कॉम्पैक्ट सेट में भी बाउंडेड हो गया. नाउ लेट अस चूज n इक्वल टू मैक्सिमम ऑफ m, 1. अगर हम लोग n को इस तरफ से चूज करेंगे तो क्या होगा? मॉड्यूलस ऑफ fx लेस देन m होगा, n होगा, और फॉर ऑल x बिलोंग्स टू r, राइट. f इस इंटरवल में भी 1 से छोटा है, f इस इंटरवल में भी m से छोटा है, और n 1 और m का मैक्सिमम है. सो fx लेस देन n होगा, फॉर ऑल x बिलोंग्स टू r, राइट. ठीक है ना. सो देन देयरफॉर f is bounded. so f बाउंडेड फंक्शन होगा, ठीक है ना. हम लोग प्रूफ कर चुके हैं f बाउंडेड होगा. अब क्या प्रूफ करना होगा? अब प्रूफ करना होगा f अटेन्स इज मैक्सिमम और मिनिमम. f इसका मैक्सिमम और मिनिमम के बीच एक तो अटेंड करेगा, ठीक है ना. सो इसके लिए हम लोग पहले एक सेट कंस्ट्रक्ट करते हैं. a क्या है? a है f ऑफ x सच दैट x बिलोंग्स टू r, राइट. सो हम लोग ऑलरेडी प्रूफ कर चुके हैं fx बाउंडेड फंक्शन है. सो देयरफॉर a इज अ बाउंडेड सेट, राइट. एज हम लोग जो a सेट है वो a सेट कैसे कंस्ट्रक्ट कर चुके हैं? a सेट का वैल्यू हम लोग fx का वैल्यू लिए हैं. एज fx इज अ बाउंडेड फंक्शन देन वी कैन से दैट a इज अ बाउंडेड सेट. नाउ a अगर बाउंडेड सेट होता है सो सुप्रीमम a supremum a such that x belongs to R and infimum a such that x belongs to R both exist finitely. a तो नॉन एम्प्टी सेट होगा ही होगा एंड a बाउंडेड भी होगा. सो a as नॉन एम्प्टी बाउंडेड, सो इट is has supremum and infimum, right? So let us say capital M equal to supremum of fx such that x belongs to R and small m equals to infimum of fx such that x belongs to R. अगर स्मॉल m इन्फियम होगा और कैपिटल M सुप्रीमम होगा तो हम लोग बोल सकते हैं स्मॉल m लेस और इक्वल्स टू fx लेस और इक्वल्स टू कैपिटल M फॉर ऑल x बिलोंग्स टू R. fx का वैल्यू इसका इन्फियम से ज़्यादा होगा और सुप्रीमम से छोटा होगा, हमें पता है. सो हम लोग बोल सकते हैं स्मॉल m लेस और इक्वल्स टू fx लेस और इक्वल्स टू कैपिटल M, राइट. नाउ इफ स्मॉल m इक्वल टू कैपिटल M इक्वल टू 0, अगर इन्फिमम और सुप्रीमम दोनों का ही वैल्यू 0 होता है तो fx का वैल्यू कैसा होगा? सो देन fx इक्वल टू 0 फॉर ऑल x बिलोंग्स टू R. तो हम लोग बोल सकते हैं fx कांस्टेंट फंक्शन होगा, और fx अगर कांस्टेंट फंक्शन होगा तो fx का वैल्यू 0 है और 0 है उसका सुप्रीमम और इन्फिमम का वैल्यू भी. सो fx if attains is supremum as well as infimum, राइट. सो f इसका सुप्रीमम और इसका इन्फिमम दोनों ही अटेंड कर लेगा.
अगर स्मॉल एम और कैपिटल एम सुप्रीमम और इन्फीमम दोनों का वैल्यू ही 0 होगा तो एफ इसका सुप्रीमम और इन्फीमम दोनों ही अटेंड कर लेगा, ठीक है ना। अब अगर इफ एनी वन ऑफ स्मॉल एम और कैपिटल एम नॉट इक्वल टू 0, अगर स्मॉल एम और कैपिटल एम का एक भी वैल्यू अगर नॉन ज़ीरो होता है तो हम लोग क्या दिखाएंगे लेट पहले हम लोग चूज़ करते हैं कैपिटल एम का वैल्यू नॉट इक्वल टू 0 है, ठीक है ना। पहले हम लोग चूज़ करते हैं कि इफ ए का जो सुप्रीमम है वो सुप्रीमम नॉन ज़ीरो होगा, तो हम लोग प्रूफ करेंगे वी शैल शो दैट if attains its supremum, तो हम लोग प्रूफ करेंगे कि f इसका सुप्रीमम अटेंड करेगा, ठीक है ना। सो दैट इज देयर एग्जिस्ट अ y belongs to R such that f of y इक्वल टू कैपिटल M। हम लोग प्रूफ करेंगे कि एक हम लोग y बिलोंग्स टू रियल नंबर मिलेगा जो f का वैल्यू एट y वही कैपिटल M होगा, ठीक है। तो इफ पॉसिबल लेट हम लोग कॉन्ट्रडिक्शन मेथड से प्रूफ करेंगे, ठीक है ना। इफ पॉसिबल लेट देयर डज नॉट एग्जिस्ट एनी x बिलोंग्स टू R सच दैट f ऑफ x नॉट इक्वल टू m। अगर ऐसा कोई भी x नहीं मिल रहा है सच दैट f ऑफ x का वैल्यू m होगा, तो हम लोग बोल सकते हैं कि m डज नॉट बिलोंग्स टू a। जो a सेट का जो सुप्रीमम है वो सुप्रीमम a सेट में बिलोंग नहीं कर रहा है। अगर सुप्रीमम डज नॉट लाइज इन द सेट देन वी कैन से दैट m इज अ लिमिट पॉइंट ऑफ a। लिमिट पॉइंट ऑफ a हमें पता है अगर सुप्रीमम सेट का बाहर रहता है तो वो लिमिट पॉइंट हो जाता है। एज इफ सुप्रीमम डज नॉट लाइज इन द सेट देन इट बिकम्स अ लिमिट पॉइंट ऑफ दैट सेट। अगर m सो इसका एक लिमिट पॉइंट होगा। अगर m इसका लिमिट पॉइंट होता है तो सो देन वी कैन से दैट देयर एग्जिस्ट अ सीक्वेंस xn in A such that limit n tends to infinity xn equals to m। अगर m अगर सेट का बाहर रहेगा तो हमें एक m a का लिमिट पॉइंट बन जाएगा, और अगर m a सेट का लिमिट पॉइंट बन जाएगा तो हमें एक ऐसा सीक्वेंस मिलेगा a सेट का सच दैट वो सीक्वेंस m पर कन्वर्ज करेगा, ठीक है। ओके, नाउ a xn belongs in a, right? So xn belongs to a and a is the set f of x such that x belongs to R. Then we can say that xn equals to f of yn for some yn belongs to R and for each n belongs to natural number। हम लोग बोल सकते हैं xn को हम लोग f of yn करके लिख सकते हैं, ठीक है। Now just observe that A is a bounded set, right? A is a bounded set, hence xn that is equal to f of yn is a bounded sequence, right? अगर f of yn bounded sequence होगा then Bolzano-Weierstrass theorem then from Bolzano-Weierstrass theorem we can say that f of yn has a convergent subsequence, then there exists a subsequence xrn that is f of y rn which is convergent. Now अगर xrn सीक्वेंस अगर xn सीक्वेंस का लिमिट है m देन xrn सीक्वेंस का भी लिमिट m होगा, राइट? एज
Now I am claiming that this sequence yn is also bounded. Claim yn is also a bounded sequence. I am claiming that ये जो सीक्वेंस है yn ये भी बाउंडेड सीक्वेंस होगा. अगर yn बाउंडेड सीक्वेंस नहीं है तो क्या होगा? अगर yn बाउंडेड सीक्वेंस नहीं है तो हमें yn का एक सब सीक्वेंस मिलेगा जो सब सीक्वेंस आइदर इन्फिनिटी में डाइवर्ज करता है और माइनस इन्फिनिटी में डाइवर्ज करता है, राइट? इफ नॉट देन देयर एग्जिस्ट अ सबसीक्वेंस Rn of yn such that limit n tends to infinity Yrn is equal to infinity or minus infinity. लिमिट n टेंस टू इन्फिनिटी Yrn का लिमिट होगा आइदर इन्फिनिटी और माइनस इन्फिनिटी. नाउ एज वी नो लिमिट n tends to limit x tends to 0 infinity f of x equal to 0 equal to limit x tends to minus infinity f of x, right? Now देखो लिमिट n टेंस टू इन्फिनिटी Yrn भी इन्फिनिटी होगा और माइनस इन्फिनिटी होगा. देन अगर हम लोग इस लिमिट का सिक्वेंशियल क्राइटेरिया यूज़ करते हैं तो हम लोग बोल सकते हैं अगर Yrn भी इन्फिनिटी में कन्वर्ट करता है देन limit n tends to infinity f of Yrn must converges to 0. ठीक है ना? अगर Yrn इन्फिनिटी और माइनस इन्फिनिटी में कन्वर्ज करता है देन n टेंस टू इन्फिनिटी f ऑफ Yrn जीरो में कन्वर्ज करेगा. ठीक है? अगर लिमिट n टेंस टू इन्फिनिटी f ऑफ Yrn जीरो होगा. लेकिन देखो क्या है ना, वी ऑलरेडी प्रूव दैट लिमिट n tends to infinity, but we already proved that limit n tends to infinity f of yn is equal to m होगा, राइट? अगर f of yn सीक्वेंस m पे कन्वर्ट करता है तो इसका सब जितना भी सब सीक्वेंस होगा सारे सब सीक्वेंस m पे ही कन्वर्ट करेगा. देन लिमिट n टेंस टू इन्फिनिटी f of Yrn भी m ही होगा. देन as limit of a sequence is unique then we can say that m equal to 0, but we already proved claim that m not equal to 0, right? We are considering the case capital M not equal to 0, right? Then which is a contradiction? The contradiction comes as we choose yn as a unbounded sequence, then yn must be bounded sequence, right? Then yn must be bounded. yn बाउंडेड सीक्वेंस होगा. अगर yn बाउंडेड सीक्वेंस होता है तो हम लोग बोल्जानो-वाइसस थ्योरम से बोल सकते हैं कि yn का एक कॉन्वर्जेंट सबसीक्वेंस रहेगा. देन बाय बोल्जानो-वाइसस थ्योरम we can say that then by Bolzano-Weierstrass theorem we can say that yn has a convergent subsequence, right? Yn has a convergent subsequence Yrn. yn का एक कन्वर्जेंट सबसीक्वेंस रहेगा Yrn, राइट? अच्छा, Yrn अगर yn का कन्वर्जेंट सबसीक्वेंस रहता है, लेट दिस लिमिट बी लिमिट n टेंस टू इन्फिनिटी Yrn इक्वल टू सम p. ओके, p बिलोंग्स टू आर. अगर लिमिट n टेंस टू इन्फिनिटी Yrn अगर कोई p होगा, ठीक है ना? अब f इज अ कॉन्टिन्यूअस फंक्शन, f इज कॉन्टिन्यूअस ऑन r, राइट? अगर f पूरा r में कंटिन्यूअस होता है तो f p पॉइंट पे भी कंटिन्यूअस होगा. देन
एफ इज कंटिन्यूअस एट पी, एफ पी पर भी कंटिन्यूअस होगा। अगर एफ पी पर कंटिन्यूअस होता है, वाई आर एन अगर कोई सीक्वेंस पी पर कन्वर्ज करेगा बाई कंटिन्यूटी, वी कैन से दैट लिमिट एन टेंस टू इन्फिनिटी एफ ऑफ वाई आर एन इक्वल टू एफ ऑफ पी। By sequential criteria of continuity, we can say that limit n tends to infinity f of y r n equal to f of p equal to f of p equal to, now y n f of y n sequence m पर कन्वर्ज करता है। अगर f of y n sequence m पर कन्वर्ज करता है तो इसका हार्ड सबसिक्वेंस m पर ही कन्वर्ज करेगा, सो f of p भी m होगा, राइट। नाउ सो f attains is supremum, now which is a contradiction, which is a contradiction, as we starts with if do not attains is supremum. Okay, we starts with if do not attains is supremum. Now the contradiction comes as we choose if do not attains is supremum, so our assumption is wrong, so our assumption is wrong, hence this completes the proof. अगर सुप्रीम नॉन जीरो होगा तो एफ इसका सुप्रीम अटेंड करेगा, अगर इन्फीमम नॉन जीरो होगा तो एफ इनका इसका इन्फीमम अटेंड करेगा, ठीक है। दिस कंप्लीट्स द प्रूफ। नाउ हमें अब ऐसा एक फंक्शन कंस्ट्रक्ट करना पड़ेगा जो फंक्शन का लिमिट x टेंस टू इन्फिनिटी और लिमिट x टेंस टू माइनस इन्फिनिटी दोनों ही लेंगे तो उसका लिमिट 0 होगा, और फंक्शन इसका सुप्रीम अटेंड करेगा, इन्फीमम अटेंड नहीं करेगा, और फंक्शन कंटिन्यूअस भी होगा। नाउ एज फंक्शन इज कंटिन्यूअस देन वी कैन ड्रॉ इस पिक्चर। नाउ लेट मी शो you my idea about constructing this function. Okay, now if this is our real line, okay, this is our minus infinity, infinity, this is our 0, okay. now फंक्शन का हाइट कैसा होगा, अगर x इन्फिनिटी की तरफ जाएगा तो f ऑफ x भी 0 की तरफ जाएगा, अगर x माइनस इन्फिनिटी की तरफ जाएगा तो f ऑफ x तब भी 0 की तरफ जाएगा। सो अगर हम लोग चूज़ करेंगे फंक्शन कुछ ऐसा होगा, ठीक है, इन्फिनिटी और माइनस इन्फिनिटी के बीच फंक्शन कुछ ऐसा होगा, और बीच में फंक्शन कुछ ऐसा हो सकता है। सो इट इज़ लाइक अ वोल्केनो, राइट। now this kind of function, then we can say that we can choose fx equal to e to the power x when minus infinity less x less than 0. Now as x tends to minus infinity, fx tends to 0 as e to the power minus infinity is equal to 0, then हमारा लेफ्ट हैंड साइड अभी तक 0 माइनस इन्फिनिटी की, अगर हम लोग माइनस इन्फिनिटी के से लेकर 0 तक सोचेंगे तो फंक्शन कंटिन्यूअस भी होता है, ये वाला फंक्शन कंटिन्यूअस होगा, फंक्शन का माइनस इन्फिनिटी में लिमिट 0 होगा, ठीक है। अब हम लोग क्या करेंगे, कुछ ऐसा फंक्शन राइट साइड में 0 से लेके माइनस इन्फिनिटी तक फंक्शन कुछ ऐसा लेंगे कि लिमिट x टेंस टू इन्फिनिटी एफ एक्स का वैल्यू भी 0 होगा, ठीक है। नाउ इफ वी चूज एफ एक्स इक्वल टू ई टू द पावर माइनस एक्स व्हेन वेयर समथिंग लेस देन x लेस देन इन्फिनिटी। Now if x tends to infinity, minus x tends to minus infinity and e to the power minus x tends to 0, right? Now मैं यहाँ पर लिख रहा हूँ 2, ठीक है, when 2 less x less than infinity, ठीक है। So this is 2. Now हमें फंक्शन का वैल्यू कुछ 0 से लेकर 2 तक हमें फंक्शन का कंस्ट्रक्शन कुछ ऐसा करना पड़ेगा, फंक्शन कंटिन्यूअस भी होगा, फंक्शन का 0 पॉइंट में लेफ्ट हैंड लिमिट होगा 1 and at 2 the right hand limit will be e to the power minus 2, okay. Suppose कहाँ गया, okay, suppose मैं बोल रहा हूँ कि suppose this is our 0 and
this is our 0 and the height is 1. Okay, and the coordinate of this point is 0 comma 1. Okay, and this is our 2, and considering the height is e to the power at x equal to 2, this is e to the power minus 2, considering this value as 2 comma e to the power minus 2. अब हमें क्या करना है, यहाँ से कुछ मैं क्या कर रहा हूँ, एक स्ट्रेट लाइन ड्रॉ कर रहा हूँ जो 0 1 और 2 e to the power minus 2 से पास करेगा. ठीक है, आई एम ड्रॉइंग अ स्ट्रेट लाइन पासिंग थ्रू 0 comma 1 and 2 e to the power minus 2. Okay, now the equation of the straight line which passes through these points is y minus 1 equal to e to the power minus 2 minus 1 by 2 minus 0 into x minus 0. Hence y minus 1 equal to e to the power minus 2 minus 1 by 2 into x. Then the value of y is 1 plus e to the power minus 2 minus 1. तीसरा जो क्वेश्चन रियल एनालिसिस से पूछा गया था वो क्वेश्चन था कि let f such that R2R be continuously twice continuously differentiable function, and suppose f of 0 equal to f dash 0 is equal to 0, then if f double dash x less or equals to 1 for all x belongs to R, then prove that fx less or equals to half for all x belongs to minus 1 to 1. Okay, now given that fx f of 0 is equal to 0 and f dash 0 is equal to 0. ठीक है, f of 0 भी 0 है, f dash 0 भी 0 है. Now let capital fx is equal to f dash x. So हम लोग कैपिटल fx को बोल रहा है क्या, कैपिटल fx को बोल रहा है f का पहला जो डेरिवेटिव है उसे हम लोग कैपिटल fx बोल रहा है. देन वी कैन से small fx is actually antiderivative of capital fx in minus 1 to 1. ठीक है ना, तो हम लोग बोल एस हम लोग अगर दिस का fx का डेरिवेटिव करेंगे तो कैपिटल fx मिल जाएगा, तो हम लोग बोल सकते हैं कि स्मॉल fx जो है वो कैपिटल fx का एंटी डेरिवेटिव है. ठीक है, नाउ लेट अस चूज लेट x बिलोंग्स टू ओपन 0 to 1. ठीक है, x मैं चूज कर रहा हूँ ओपन इंटरवल 0 to 1. ठीक है, नाउ fx, ठीक है, fx को बोल सकते हैं हम लोग fx माइनस f ऑफ 0. ठीक है, fx माइनस f ऑफ 0 वो इसको क्या बोल सकते हैं, अगर fx कैपिटल fx का एंटी डेरिवेटिव है तो हम लोग बोल सकते हैं fx माइनस f ऑफ 0 बाई यूजिंग फंडामेंटल थ्योरम ऑफ इंटीग्रल कैलकुलस. दिस इज नथिंग बट इंटीग्रेशन 0 to x कैपिटल ft dt. Right, by using fundamental theorem of integral calculus we can say that integration 0 to x ft dt. Okay, ठीक है, now this is nothing but integration 0 to x f dash x f dash t dt. Right, now similarly we can say gx equals to f double dash x, then we can say then f dash x is the antiderivative of fx gx. We can say that f dash x is the antiderivative of gx, and similarly we can say mod of not mod of, that is f dash x minus f dash 0 is equal to integration 0 to x gt dt, and this is nothing but f dash 0 f dash x minus f dash 0 is equal to integration 0 to x gx equals to
जी एक्स इक्वल टू एफ डबल डैश टी जी ऑफ टी डी टी, ठीक है। तो हम लोग बोल सकते हैं एफ डैश एक्स इक्वल टू एफ डैश जीरो एफ डैश एक्स माइनस एफ डैश जीरो इक्वल टू इंटीग्रेशन जीरो टू एक्स एफ डबल डैश टी डी टी। नाउ व्हाट इज द वैल्यू ऑफ एफ डैश जीरो? द वैल्यू ऑफ एफ डैश जीरो इज जीरो and f of 0 is 0. So from this we can write fx equals to integration 0 to x f dash t dt, and from this we can write f dash x is equal to integration 0 to x f double dash t dt. Now observe, if we choose x from -1 क्लोज -1 to 0, हम लोग एकदम ऐसे ही लिख सकते हैं, लेकिन यहाँ पर एक माइनस होगा, ठीक है ना। अगर हम लोग x, इफ़ वी चूज x फ्रॉम क्लोज 1 to 0, देन एंड रिपीटिंग सेम आर्गुमेंट वी विल गेट एफ एक्स इक्वल्स टू माइनस ऑफ दिस एंड एफ डैश एक्स इक्वल टू माइनस ऑफ दिस. तो कॉम्बाइनिंग दिस टू वी कैन से दैट अगर हम लोग चूज करेंगे x बिलोंग्स टू -1 to 1, modulus of fx is equal to mod of integration 0 to x f dash t dt, and mod of integration f dash x is equal to mod of integration 0 to x f double dash t dt. Now I can say that this is less or equal to integration 0 to x 0 to mod x, if as x may be negative, so we can say that integration 0 to mod x mod of f double dash t dt. Now the value of f double dash x is less or equal to 1, so using this we can write this is less or equals to integration 0 to mod x dt, so this is equal to mod x, right? After integrating we will get the value of mod x. Now so we can say that now mod of f dash x less or equals to mod x. Now using this fact here I can say that integration 0 to x less or equals to 0 to mod x f dash t dt, right? As f dash t less or equals to x, I can say that integration 0 to mod x mod of t dt, right? Just a second, mod of integration 0 to mod x mod of t dt. Then the value of this integration is as 0 to mod x, this is positive, so this is t, and the value of integration is t square by 2, 0 to mod x, and this is nothing but mod x square by 2, so this is x square by 2, and the maximum value of x square by 2 in this interval is 1 by 2. So therefore we can say mod of fx less or equals to half for all x belongs to -1 to 1. This completes the proof. चार नंबर जो क्वेश्चन पूछा गया था वो फंक्शन ऑफ सेवरल वेरिएबल से था. 4 नंबर क्वेश्चन था कि अगर f such that r to r be a function defined by f of x y equals to x square y cube plus x to the power 4 plus y to the power 6 if x not equal to 0 and 0 if x equal to 0 and y belongs to r, then वो लोग पूछे थे कि find all ab belongs to r2 minus 0 such that f has non-zero directional derivative at 0 0 with respect to direction ab. तो हमें all such direction ab निकलना पड़ेगा कि उस डायरेक्शन में एट 0 0 एफ एक्स का डायरेक्शनल डेरिवेटिव एफ का डायरेक्शनल डेरिवेटिव नॉन जीरो होगा, ठीक है. और वो लोग पूछे थे कि अगर एफ कंटिन्यूअस होगा और नहीं होगा, ठीक है. तो सॉल्यूशन को स्टार्ट करते हैं. पहले हम लोग क्या करते हैं, लेट ए बी बिलोंग्स टू R2 माइनस 0 0 0. पहले हम लोग R2 से नॉन ज़ीरो एक ए बी चूज़ कर लेंगे, ठीक है. अब ए बी के डायरेक्शन में एफ का डायरेक्शनल डेरिवेटिव क्या होगा वो पहले देख लेते हैं, ठीक है. एफ का डायरेक्शनल डेरिवेटिव इन द डायरेक्शन ऑफ ए बी एट 0 0, इसका डेफिनेशन क्या है? उसका डेफिनेशन है लिमिट एच टेंस टू 0 एफ ऑफ एट द पॉइंट, कौन सा पॉइंट? 0. सो 0 प्लस एच
इंटू डायरेक्शन, डायरेक्शन का पहला जो कंपोनेंट है, डायरेक्शन क्या है ए बी, उसका पहला कंपोनेंट ए, ठीक है, कमा 0 प्लस एच बी, ठीक है, माइनस एफ ऑफ 0 0 बाई एच। मैं जनरल डेफिनेशन लिख रहा हूँ डायरेक्शनल डेरिवेटिव का, एफ का डायरेक्शनल डेरिवेटिव एट ए बी इन द डायरेक्शन ऑफ एक्स वाई क्या है, सॉरी एफ का डायरेक्शनल डेरिवेटिव एट एक्स वाई इन द डायरेक्शन ऑफ ए बी क्या होगा, एफ ऑफ लिमिट एच टेंस टू 0 एफ ऑफ एक्स प्लस एच ए कमा वाई प्लस एच बी माइनस एफ ऑफ एक्स वाई बाई एच। एट एच टेंस टू 0 अगर इस वैल्यू फाइनाइट होगा तो एफ का इस डायरेक्शन में डायरेक्शनल डेरिवेटिव भी फाइनाइट होगा, ठीक है। तो हम लोग देखते हैं क्या इसका डायरेक्शनल डेरिवेटिव क्या होता है। सो दिट इज लिमिट एच टेंस टू 0 एफ ऑफ ए एच बी माइनस एफ ऑफ 0 0 बाई एच, ठीक है। नाउ इक्वल टू लिमिट एच टेंस टू 0, सो एफ ऑफ ए एच कमा एच बी, इसका वैल्यू क्या होगा, हम लोग x के जगह ए एच पुट कर देंगे और y के जगह एच बी पुट कर देंगे, ठीक है। सो दिस इज ए एच स्क्वायर एच बी क्यूब, ठीक है, बाई ए एच टू द पावर 4 प्लस एच बी टू द पावर 6 माइनस एफ ऑफ 0 0 का वैल्यू क्या होगा, अगर x का वैल्यू 0 होता है, अगर x का वैल्यू 0 होता है तो एफ ऑफ एक्स वाई का वैल्यू 0 होगा, अगर सो x का वैल्यू 0 है तो इसका वैल्यू भी 0 होगा बाई h, ठीक है। सो इसका लिमिट क्या करेंगे, लिमिट h टेंस टू 0, सो इसका न्यूमरेटर क्या होगा, न्यूमरेटर होगा ए स्क्वायर इंटू एच क्यूब बी क्यूब, सो दिस इज ए स्क्वायर बी क्यूब एच टू द पावर 5, ओके, ठीक है। और डिनोमिनेटर में आएगा पहला h आएगा और दूसरा आएगा a to the power 4 h to the power 4 plus b to the power 6 h to the power 6, ठीक है। नाउ इसका वैल्यू होगा लिमिट h टेंस टू 0 a स्क्वायर बी क्यूब h टू द पावर 5 बाई, हम लोग h टू द पावर 5 नीचे से कमन ले रहे हैं, तो कमन लेने के बाद क्या होगा, h टू द पावर 5 a टू द पावर 4 b to the power 6 h square, ठीक है। now h to the power 5 h to the power 5 cancel out, cancelling out h to the power 5, now we get limit h tends to 0 a square b cube by a to the power 4 plus h square b to the power 6, right? Now what is the value of this, after taking the limit it will become a square b cube by a to the power 4, so this is b cube बाई ए टू द पावर 4, ठीक है नाउ क्वेश्चन में पूछे थे कि हमें नॉन जीरो डायरेक्शनल डेरिवेटिव होगा, ठीक है। नाउ दिस इज नॉन जीरो इफ बी नॉट इक्वल टू 0, ठीक है। अगर बी नॉट इक्वल टू 0 होगा तो इसका वैल्यू नॉन जीरो होगा, और दिस वैल्यू फाइनाइट इफ ए नॉट इक्वल टू 0, राइट। सो डायरेक्शनल डेरिवेटिव एग्जिस्ट करेगा अगर ए नॉट इक्वल टू 0 होगा, और डायरेक्शनल डेरिवेटिव नॉन जीरो होगा अगर बी नॉट इक्वल टू 0 होगा, ठीक है। नाउ सो इफ we choose a b not equal to 0 then the directional derivative exists and it will be non-zero, ठीक है। this is our answer, if a b is both non-zero then directional derivative exists and it is non-zero। now उसके बाद पूछे थे कि हम पहला क्वेश्चन हमारा हो गया, उसके बाद पूछे थे if f is continuous at 0 0 or not। now what is f of x y, f of x y is equal to x square y cube by x to the power 4 plus y to the power 6। if you observe it closely you can see यहाँ पर x का पावर x स्क्वायर है और नीचे डिनोमिनेटर में x का पावर x टू द पावर 4 है, तो दिस x स्क्वायर का स्क्वायर 2 टाइम्स ऑफ 2, ओके, दिस इज 4। नाउ न्यूमरेटर में एक y का पावर क्यूब है और डिनोमिनेटर में y का पावर 6 है, तो 3 into 2 is also 6। so now let us approach origin along
x squared is equal to my cube. Okay, x squared equal to my cube. I am approaching, if limit x tends to 0, y tends to 0, f of xy is equal to limit y tends to 0, my cube into y cube by my cube is whole square plus y to the power 6, right? Now this is equal to limit y tends to 0, my to the power 6 by m square y to the power 6 plus y to the power 6. Now taking y to the power 6 common from denominator of my to the power 6 m square plus 1 into y to the power 6. We took a y to the power 6 common from the denominator. Okay, now this is out, so this is m by m square plus 1. Now which is different for different values of m? Which is different for different values of m? So the limit of this function at xy tends to 0, 0 is not unique, hence it does not exist. So if limit does not exist, then we can say that there f is not continuous. F is not continuous at 0, 0. Okay, this is a very easy question and this completes the solution. दिस इज़ द लास्ट क्वेश्चन जो रियल एनालिसिस से 2019 में पूछे गए थे. द क्वेश्चन सेज लेट सी बी अ सबसेट ऑफ अ कॉम्पैक्ट मैट्रिक्स स्पेस, राइट? सो एक्स डी इज ऑलरेडी कॉम्पैक्ट. Okay, xd is already compact. Assume that every continuous function a is such that x2r the restriction of h to c attains maximum on c. Okay, then we have to show c is compact. Now it is given to us that xd is already compact. So xd already compact है, तो और बोल रहा है कि अगर हम लोग x से कोई भी रियल वैल्यूड कॉन्टिन्यूस फंक्शन लेंगे तो वो जो कॉन्टिन्यूस फंक्शन का c के ऊपर जो रेस्ट्रिक्शन होगा ना, वो रेस्ट्रिक्शन का जो मैक्सिमम होगा वो मैक्सिमम वो c पर ही अटेंड करेगा. तो बोल रहा है कि दिखाओ c इज कॉम्पैक्ट. नाउ लेट्स स्टार्ट द सॉल्यूशन. इफ c इज फाइनाइट, इफ c is finite, now we know that every finite set is compact, right? As if we choose any open cover of c, then we shall need at most finite number of subcovers to cover c. As c is finite, then it must be compact, right? Hence c is compact. As every finite set is compact, then c is compact. Now let c is infinite. C is infinite. Now C is a subset of a compact matrix space, right? C compact matrix space का subset है. Now as we know, every closed subset of a compact matrix space is compact. So if suffices to show C is closed, right? अगर हम लोग दिखा देंगे कि C closed है and हम लोगों को पता है कि every closed subset of a compact matrix space is compact, so C compact हो जाएगा. So we shall show that C is compact. Okay, we shall show that C is compact. Now let us choose a point from the derived set of C. Let P belongs to C derived set. Okay, C P का एक limit point है, that is P is a limit point of C, right? P is a limit point of C. Okay, now let us choose a function. Let f(x) equals to 1 by 1 plus d of x comma
Okay, we choose the function f of x equals to 1 by 1 plus d of x comma p. Now observe that d of x comma p always positive, ठीक है ना, d ऑफ x p का वैल्यू ऑलवेज पॉजिटिव होगा. सो d ऑफ x p का वैल्यू अगर ऑलवेज पॉजिटिव होता है तो 1 प्लस d ऑफ x p कभी भी जीरो नहीं होगा. सो दिस इज अ कॉन्टिन्यूअस फंक्शन. सो देयरफॉर f such that x to r is a continuous function. ठीक है. Okay, f such that x to r is a continuous function. Now observe that what is the maximum value of f. f का maximum value क्या होगा? देखो, d of x comma p is always greater equal to 0 for all x. ठीक है ना. d of x comma p का as d is a matrix, so d of x comma p always positive होगा. Now 1 plus d of x comma p is always greater equal to 1 as हम लोग दोनों ही साइड पे 1 ऐड कर रहे हैं. Now if we take this to the left side, then we can say that 1 less or equals to 1 by 1 plus d of x comma p. So now that is 1 less or equals to 1 greater equal to fx for all x. So fx का वैल्यू 1 से छोटा होगा. Now at x equal to p, that is f of p, the value of f of p is 1 plus 1 by d of p comma p. Now d of p comma p is 0, that is 1 by 1, that is 1. So f of p का वैल्यू 1 है. So we can say that the max fx का वैल्यू 1 से छोटा होगा और there exists a point p in x such that f of p का वैल्यू 1 हो. So we can say that 1 is the maximum value of fx. 1 is the maximum value of fx. Now हम लोग क्या बोल सकते हैं, यहाँ से p c में है, नहीं बोल सकते क्योंकि 1 इज द मैक्सिमम वैल्यू ऑफ एफ ऑफ एक्स इन कैपिटल एक्स. पूरा एक्स सेट में एफ ऑफ एक्स का मैक्सिमम वैल्यू 1 है. अभी तक हमने नहीं दिखाया है कि 1 इज द मैक्सिमम वैल्यू ऑफ एफ ऑफ एक्स इन सी. ओके, हमें दिखाना होगा कि 1 इज द मैक्सिमम वैल्यू ऑफ एफ ऑफ एक्स इन सी, देन वी कैन से दैट p बिलोंग्स टू सी. ओके, नाउ as c as p is a limit point of c, then there exists a sequence xn in c such that limit n tends to infinity xn limit n टेंस टू इन्फिनिटी एफ ऑफ एक्स एन का लिमिट p होगा. ठीक है ना. अगर एक्स एन सी इज अ लिमिट पॉइंट ऑफ p होता है तो हमें एक ऐसा सीक्वेंस मिलेगा एक्स एन इन सी सच दैट एक्स एन का लिमिट p होगा. नाउ कंसीडर द सेट a इक्वल टू एफ ऑफ एक्स एन. ठीक है ना. This sequence xn, I am saying that consider this set. Now the value of f of xn are all real number. If we put xn here, this is a real number. So f of xn, this is a real sequence. Okay, and as f of x less or equal to 1 for all x, we can say that 1 is an upper bound of a. 1 is an upper bound of a, and ये जो f of x n सीक्वेंस है, दिस f of x n सीक्वेंस p पर कन्वर्ट कर रहा है एंड f of p का वैल्यू 1 है. सो हम लोग बोल सकते हैं कि 1 is actually the supremum of a. So 1 is the supremum of a. Now observe that a subset of C, right? So 1 is actually supremum of a. So 1 a सेट का सुप्रीमम है, राइट. सो 1 अगर a सेट का सुप्रीमम होगा, सो हम लोग बोल सकते हैं यहाँ से एज a is a subset of C, then 1 is also the maximum value
So 1 is the maximum value of C. Now अगर 1 C का maximum value है, now therefore as according to the statement the restriction of C the restriction of H to C attains maximum on C, so therefore P belongs to C and therefore C is closed and hence compact. ठीक है.